हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ ये डिस्कस कर लिया था ना। तो प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये बात कर ली थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। अभिषेक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। अगर किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा दें तो सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी सरफेस को पहुंचा दें तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाती है, दैट्स इट। वो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमने देखा था, phi equal to E dot A, where E is electric field vector and capital A vector is एरिया वेक्टर, है ना। ओके, एरिया वेक्टर, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है बट दोनों वर्ड एक साथ हो एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, कोई चैटिंग कर रहे हैं क्या भाई? अभिषेक। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया था गॉसेस लॉ। तो गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कनेक्टेड एक लॉ रिलीज किया कॉल्ड गॉस लॉ। और गॉस लॉ के लिए हमने एक बात अंडरलाइन की थी, क्लोज्ड सरफेस। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सरफेस में प्रेजेंट टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस में जो टोटल चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। और उसको हमने प्रूव भी किया था, एक स्फीयर के सेंटर पर पॉइंट चार्ज को कंसीडर करते हुए आर रेडियस का स्फीयर कंसीडर किया, उसके सेंटर पर क्यू चार्ज कंसीडर किया, और हमने इसको प्रूव भी किया था। जब हम इस फॉर्मूले को जानते हैं और एक इस फॉर्मूले को हम जानते हैं E इक्वल टू phi इक्वल टू E डॉट A, इन दोनों फॉर्मूलास को यूज लेकर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इस आज का पहला क्वेश्चन। इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स through a closed surface, if net outward flux through a closed surface is 20 into 10 to the power minus 4, is 20 into 10 to the power minus 4 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है ना। तो उस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 20 into 10 to the power minus 4। ठीक है, देन फाइंड net charge present within the closed surface। then find net charge present within the closed surface। क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है? तो गिवन है नेट फ्लक्स और फाइंड करना है चार्ज। स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही समझ लो, 1 या 2 मार्क, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको
जस्ट फॉर्मूला यूज लेना है, वैल्यू पुट करनी, तो उसका सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आने चाहिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन फाई इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है ना। तो जो कंटिन्यू स्टूडेंट है ना स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ ऑर्डिनरी है। नए अगर कोई ज्वाइन हुए हैं तो उनको प्रीवियस लेक्चर थोड़े देखने होंगे, तब बात क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूलाज का इंपॉर्टेंस होता है ना। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करने के बाद फॉर्मूला अगर हमें एग्जाम में क्लिक कर जाता है, समझ लो काम हो गया, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी फाई गिवन है, हम क्या जानते हैं, वी नो फाई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू नेट इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको कल मैंने बताई थी, कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -12। तो गाइस फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए एग्जाम में। ये क्वेश्चन हम कोई कैलकुलेशन के लिए हमारी क्लास में आज इसको लिया नहीं है हमने, आपको है ना इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उससे आउटवर्ड फ्लक्स कितना है बता दिया, निकलने वाला फ्लक्स, तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट किया, बताइए 177। ओके, अभी देखते हैं 10⁻⁻4 167 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये हो गया 177 इंटू 10⁻⁻14 कर दूं, 14 10⁻, चेक की तो बताइए, मुझे 14 लग रहा है माइनस, है ना। Yes, और sir. चार्ज की यूनिट बुलाओ, Yes, sir. क्योंकि 177 इंटू 10⁻⁻16 आ रहा है, डेसिमल मैंने अप्लाई किया है 10⁻⁻। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लोज्ड सरफेस अगर है क्वेश्चन में, क्लोज्ड सरफेस लिखा हुआ है और उससे पास होने वाला नेट आउटवर्ड फ्लक्स बता रहे हैं इतना है, तो चार्ज होगा अंदर कुछ पॉजिटिव, तभी तो नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। तो इतना चार्ज अगर सरफेस के अंदर है तभी इतना फ्लक्स आउटवर्ड होगा। कुलदीप सिंह बड़े जल्दी आ गए। ओके, एक और क्वेश्चन गाइस, डन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा फटाफट। Yes, sir. यस सर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने गॉस लॉ डिस्कस कर लिया है तो ऐसे क्वेश्चन हमको आने चाहिए, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं गाइस, आउटवर्ड फ्लक्स कब होता है, जब क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, इसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, है ना। और अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी तो फ्लक्स भी कैसा होगा, इनवर्ड फ्लक्स होगा। तो गाइस इनवर्ड फ्लक्स के केस में क्लोज्ड सरफेस के अंदर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तो कुल मिलाकर इनवर्ड फ्लक्स is always considered negative where outward flux always taken as positive। उसका रीजन सिंपल सा है, पॉजिटिव फ्लक्स तब होता है जब फ्लक्स आउटवर्ड होता है, ओके। और पॉजिटिव फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स क्यों होता है, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस ही आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट करती है, ओके। इनवर्ड फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव होता है, रीजन
क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस ही कैसा फ्लक्स जनरेट करती है? इनवर्ड फ्लक्स. सो इनवर्ड फ्लक्स टेकन एज नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. ओके, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक और नई चीज आपको बताई है कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है. अगर आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, और अगर इनवर्ड है तो नेगेटिव. ठीक है, लिखिए the inward and outward flux, the inward and outward flux through a cube, the inward and outward flux through a cube is 200 and यूनिट लिख देता हूं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम, एंड 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम रेस्पेक्टिवली. तो ये कैसा है? इनवर्ड. और ये फ्लक्स कैसा है? आउटवर्ड. The inward and outward flux through a cube is 200 and 400 respectively. Okay, सेम क्वेश्चन हो गया अभी, अभी जो प्रीवियस किया था. आगे लिखिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक चार्ज inside the cube, find net electric charge inside the cube. किसी क्यूब के अंदर हो सकता है कहीं थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कहीं थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो. तो क्यूब के अंदर किसी एक प्लेस पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, दूसरे प्लेस पर मान लेते हैं थोड़ा पॉजिटिव चार्ज भी है, Q1 Q2. तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? आउटवर्ड. और आप देख रहे हैं आउटवर्ड फ्लक्स ज्यादा है इनवर्ड फ्लक्स से. इनवर्ड फ्लक्स कितना है? 200. आउटवर्ड फ्लक्स कितना है? 400. तो हमें इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज पता लगाना है, नेट चार्ज. और नेट चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2. हो सकता है Q1 नेगेटिव हो, Q2 पॉजिटिव हो. ठीक है, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स एक ही केस में होता है जब चार्ज खुद नेगेटिव हो, आउटवर्ड फ्लक्स उसी केस में होता है जब चार्ज खुद पॉजिटिव हो. हमें नेट चार्ज पता लगाना है. तो नेट चार्ज पता लगाने से पहले आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा. नेट आउटवर्ड फ्लक्स. तो गाइस सॉल्यूशन में लिखिए, गिवन phi in 200, phi in inward and phi out outward flux 400. Net outward flux, net outward flux phi equal to phi out minus phi in. बस ये ध्यान रखना है ना. आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव कंसीडर करके हमें क्या पता लगाना है? नेट आउटवर्ड फ्लक्स. इस नेट आउटवर्ड फ्लक्स की हेल्प से, इस नेट आउटवर्ड फ्लक्स की हेल्प से हमें क्या पता लगेगा? नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, नेट आउटवर्ड फ्लक्स की हेल्प से. तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं. ठीक है, अगर मैं आउटवर्ड फ्लक्स को कम बताता, इनवर्ड फ्लक्स को ज्यादा बताता, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स नेगेटिव आता, उसका मतलब चार्ज नेगेटिव आता. इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ मैंने आउटवर्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाया है, इनवर्ड का कम, इसलिए नेट आउटवर्ड फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. और हमारा नेट चार्ज भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना. तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा? आउटवर्ड माइनस इनवर्ड. यस गाइस, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमें पता लग गया, 400 माइनस 200 इक्वल टू 200.
ठीक है, अब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप क्या है? गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज लेकर आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फ्लक्स है ना, गॉस लॉ टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स पर ही वर्क करता है। तो क्या होगा गाइस, ये गाइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे कुछ डिस्टरबेंस कैसे लगा बताइए। सही है सर। सर सही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा ठीक है। ओके ठीक है, फर्स्ट स्टेप ओवर। आपको इनवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स जो गिवन थे उन दोनों को यूज लेकर नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाइंड आउट किया, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में वी नो, तो हम गॉस लॉ का जो फॉर्मूला जानते हैं उससे हमें नेट चार्ज पता लगेगा। क्लोज्ड सरफेस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो वी नो, phi इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से जो फॉर्मूला हमें पता लगा है, सो क्यू नेट इक्वल टू phi into epsilon naught 200 into 8.85 10 to the power minus 12. This time 1.77 into 10 to the power minus 9. minus 9, ठीक है, 10 to the power में चेंज आ रहा है, ठीक है। नेट 10 to the power आप देख ले कूलॉम, 1.77 10 to the power minus 9, ठीक, बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है, आप बताएं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन सिंपल देंगे तो आपको पूरा नेट आउटवर्ड फ्लक्स बता देंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था, और आपको डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इजी क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है, और आपको इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही फ्लक्स दे दिए तो आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स पहले पता लगाना हो, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू कम होती, इनवर्ड फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होती, इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो हमारा नेट आउटवर्ड फ्लक्स नेगेटिव आता, और नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर नेगेटिव होता तो ऑटोमेटिकली नेट चार्ज भी कैसा आता, नेगेटिव, ठीक है। अगर इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल हो तो, इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स किसी क्वेश्चन में इक्वल गिवन हो तो जीरो, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, नेट चार्ज आप जितना कह रहे हैं उतना ही, नेट चार्ज जीरो, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को यूज लेकर ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं अब, क्योंकि हमने ओनली एक ही फॉर्मूला कल डिस्कस नहीं किया था, हमने फाई फ्लक्स का एक और फॉर्मूला और डिस्कस किया था। फ्लक्स ई डॉट ए भी तो होता है, कल डायग्राम बनाकर काफी समझाया था आपको, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कोई सरफेस है एरिया, और इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करके लिखते हैं तो कल आपने ऐसा भी लिखा था, है ना, फाई ई पर डिपेंड करता है, फाई ए पर डिपेंड करता है, और फाई कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले को यूज लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग से क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश करता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में भी शायद आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा शायद, वन सेक। थोड़ा बताएं, क्वेश्चन आया क्या आपके सामने? यस यस सर। सर आ गया। क्वेश्चन आया ना? यस तो सर। मैंने जो आपको बताया था फॉर्मूला, तो क्वेश्चन है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग अपने अपने रजिस्टर में गिवन करके ये वैल्यू लिख लो, E इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप, मैं भी लिख लेता हूँ,
क्योंकि जब सॉल्यूशन करेंगे तो इन वैल्यूज को यूज लेंगे। तो गिवन E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻+3 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलॉम। ये आई कैप डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब दो पार्ट हैं इसमें। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to the YZ plane, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बनाकर आपको बात को समझाता हूँ। क्वेश्चन है क्या, सिंपल है बट क्लियर होना चाहिए। तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख ली आपने। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है 10 सेंटीमीटर साइड के किसी स्क्वायर से पास होने वाला, और वो 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर कहाँ है, YZ प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। और बी पार्ट भी एक बार रीड तो कर ही लें। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो आते हैं वापस मार्कर बोर्ड पर, है ना। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। वन सेक मेक होस्ट, यस, ओके। तो अभी ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। लैंग्वेज आपको बतानी थी क्वेश्चन की। तो अब आप सॉल्यूशन डायग्राम देखें और बात को समझें। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पहली बात, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻3। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये लगाया हुआ है आई कैप, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर इस तरह से रखा हुआ है कि इस स्क्वायर को हम देखें तो ये किसके पैरेलल है, YZ प्लेन के पैरेलल है ना। अगर कोई प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल है तो इस ऑब्जर्वर के लिए, आप खुद बताइए, इस ऑब्जर्वर के लिए इस प्लेन का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। सर आपका कैमरा बंद? यस, कैमरा ऑफ है क्या? यस सर। यस सर। माय गॉड, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपको डायग्राम तो दिखा ही नहीं होगा, आई थिंक ऑन। यस सर। यस सर। वापस बता देते हैं जो अभी जस्ट मैंने बताया। दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, this is z axis, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is origin। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखें तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपके सामने है। अब यहाँ पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर सरफेस प्रेजेंट है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर को किस तरह से रखा गया है, YZ प्लेन के पैरेलल। अगर सरफेस YZ प्लेन के पैरेलल है तो सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस ऑब्जर्वर के लिए सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि सरफेस स्क्वायर लैमिना, ये जो सरफेस है स्क्वायर सरफेस है, ये किसके पैरेलल है, YZ प्लेन के पैरेलल है। और YZ प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस, इसलिए YZ प्लेन के पैरेलल जो भी सरफेसेस हैं उनका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस म्यूचुअली पैरेलल है, ओके। तो यहाँ पर ये जो हम थीटा कहते हैं ना, ये थीटा कितना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पार्ट ए में, ए पार्ट में थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब आपको सॉल्यूशन करना है, आपको इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना है। उससे पहले आप ध्यान दें, ए आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। गाइस सेंटीमीटर पर फोकस करें, सेंटीमीटर। तो ए एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, 0.1, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, 0.1। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बता देता हूं मैं। 10⁻⁻4 से प्रोडक्ट, 10 इंटू 10⁻⁻4। क्योंकि अगर साइड यहाँ पर मुझे थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, मैं एरिया पर पहुंच गया था। वापस बता देता हूँ,
ए जो आपको गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर कह सकता हूं। इस साइड को यूज लेकर मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर, सो 0.1 होल स्क्वायर, सो ए विल बी 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ट्रू। तो साइड आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है स्क्वायर की, तो इन मीटर 0.1 मीटर, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। मैं पहले से इसको फाइंड आउट करके इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को यूज लेकर टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू ये यूज लूंगा। नाउ फॉर्मूला वी नो फाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कोई क्लोज्ड सरफेस है क्या? स्क्वायर कोई क्लोज्ड सरफेस होता है क्या? नो नहीं। सर। क्यूब होता है, स्फीयर होता है, स्क्वायर तो खुला है। तो हम गॉस थ्योरम के इस फॉर्मूले को यूज नहीं लेंगे, बस यही लॉजिक है। गॉस थ्योरम का ये फॉर्मूला वहां यूज आता है जहां कोई क्लोज्ड सरफेस हो, क्वेश्चन में क्लोज्ड सरफेस की बात कह रहे हो। बट यहाँ तो स्क्वायर एक खुला लेमिना है ना, ऑब्जर्वर इधर से भी देख सकता है, इधर से भी देख सकता है इसको। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो फाई इक्वल टू होगा ई ए कॉस थीटा, वैल्यू पुट करते हैं। फाई इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 टू द पावर -2 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1। तो आंसर आ गया हमारा, आई थिंक 3030। तो न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कैलकुलेशन तो सब ऑर्डिनरी ही होती है। स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो है a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर, e इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3। डायरेक्शन बिकॉज आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, एरिया जो है वो yz प्लेन के पैरेलल है, इसलिए कैपिटल ए वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल होगा, ई वेक्टर के पैरेलल होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन की ज्योमेट्री अगर क्लियर हो जाती है तो फिर ठीक है ना। तो कुछ बच्चों के, एक दो बच्चों के नेटवर्क इशू आ रहा है। यस गाइस, 30 ट्रू। थर्टी करेक्ट है? कौन है अब? यस सर। यस सर। 30 ठीक है ना। अब फटाफट 30 तो ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, जब इस स्क्वायर को इस तरह से घुमा दें कि एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। तो सेकंड पार्ट को आप थोड़ा समझें, सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा है। सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं दिखा रहा हूं यहाँ, y एक्सिस, z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लैमिना को थोड़ा सा घुमा दिया और इस तरह से घुमा दिया इसको कि जो इसका एरिया वेक्टर है जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है अब 60 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो पहले ये स्क्वायर लैमिना इस तरह से था कि वाई जेड एक्सिस के पैरेलल था, वाई जेड एक्सिस के पैरेलल था। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंगल 0 डिग्री था उन दोनों के बीच में। अब इस स्क्वायर को हमने इस तरह से रोटेट किया, इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फटाफट मुझे फॉर्मूले से आंसर बता दें, है ना, बस ज्योमेट्री मुझे बतानी थी, आंसर आप बता सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज लेकर। दिस टाइम थीटा विल बी 60 डिग्री। तो फॉर्मूले से आंसर आएगा कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया 10 टू द पावर -2,
cos 60 की वैल्यू गाइस हाफ होती है, तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, हाफ। इजी यस सर। यस सर। है ना। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं आपको मिलेगा क्वेश्चन कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर किस तरह से प्रेजेंट है, एक बार वाईजेड एक्सिस के पैरेलल और दूसरी बार इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर क्लियर लिखा हुआ है, द एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर मेक्स 60 डिग्री एंगल विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो हमें साइड सेंटीमीटर में गिवन थी 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड को मीटर में कन्वर्ट किया, देन उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, यूज लेना था हमें 2 टाइम इसलिए। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज लेकर। इस बार आप मुझे बताना क्या होगा आंसर। ओके गाइस, तो ये एक हेमिस्फीयर में यहां दिखा रहा हूं, हेमिस्फीयर। गाइस हेमिस्फीयर समझ गए ना, a hemisphere of radius 1, या इसको मैं 10 सेंटीमीटर of radius 10 centimeter, a hemisphere of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field, is placed in a uniform electric field. Okay, the value of electric field is 5 into 10 to the power 5 Newton upon Coulomb. इसको मैं J कैप लिख सकता हूं, J कैप मतलब y डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, y डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा। हेमिस्फीयर कैसा है तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर हम किसी होलो स्फीयर को इक्वल, है ना, होलो स्फीयर समझ गए ना, सॉलिड नहीं, होलो स्फीयर। अगर हम किसी होलो स्फीयर को इक्वल 2 पार्ट में कट कर दें, तो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, है ना, तो इस नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर दें, हटा दें यहां से, तो बचा ऊपर वाला आधा पोर्शन। तो ये वाला जो सर्कुलर एरिया है, ये ओपन एरिया है। जैसे एक बाउल होता है, बाउल, तो ये उल्टा बाउल है। अब बाउल आपको, हमारे घर में जो बाउल होते हैं वो ऊपर से ओपन ही होते हैं, उसको उल्टा कर देंगे तो ये वाला जो फेस है ये ओपन है, यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और किसको क्रॉस करके निकल रही है, इस कर्व्ड सरफेस को, कर्व्ड सरफेस। ट्रू, तो आप में से कोई बताएं फाई कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको क्रॉस कर रही है, कर्व्ड सरफेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई, इस हेमिस्फीयर की रेडियस आपको बताई r = 10 सेंटीमीटर, और आपसे 5 पूछा है इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, जितनी फील्ड लाइन A = πr² को क्रॉस करेगी, πr² समझ गए ना, जो मैं कह रहा था ना, ओपन एरिया है जहां पर कोई सरफेस ही नहीं है बट एरिया तो है। इस शेडेड एरिया को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी वो हम पता लगा लें, फाई = E.A से। ठीक है, और वो सारी फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस करके जाएगी ही जाएगी, आप खुद देख ले ज्योमेट्री से। जो फील्ड लाइन πr² इस एरिया से क्रॉस होकर निकलेगी वो कर्व्ड सरफेस को क्रॉस करके जाएगी ही जाएगी। दैट मींस हमें इस फॉर्मूले को यूज लेकर फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और उसमें A की वैल्यू क्या यूज लेनी है, πr²। और हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2πr²। बट आप ध्यान दें, एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में। यहाँ पर सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो हेमिस्फीयर के
कर्व सरफेस पर हर डिफरेंट पॉइंट पर एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वर्टिकली अपवर्ड है, तो हम हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस पर फाई कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर्व सरफेस को यूज लेकर फाई कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन ई और ए के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो किससे पता करते हैं हम? तो यहाँ पर एक लॉजिक है कि जो फील्ड लाइन पाई आर स्क्वायर को क्रॉस करके ऊपर जा रही है वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस को क्रॉस करेगी ही करेगी। बस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम होगी, जो यहाँ से क्रॉस कर रही है वही कर्व सरफेस को भी क्रॉस करेगी। तो हम इस एरिया की हेल्प से हेमिस्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ई गिवन है, रेडियस गिवन है, ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁻²। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का स्क्वायर है ना। तो ए हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया, ये शेडेड एरिया, इस शेडेड एरिया से क्रॉस करने वाला फ्लक्स ही हमारा आंसर होगा। ओके, तो सॉल्व करके बताएं भाई फाई की वैल्यू कितनी आ रही है। एक और बात, थीटा कितना है गाइस? 0 डिग्री। आप में से कोई बताएं थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक बात 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। समझ लें क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर अगर मैं देखूं तो एरिया वेक्टर भी यही होगा। सरफेस का एरिया वेक्टर, किस सरफेस का? इस पाई आर स्क्वायर का। इस पाई आर स्क्वायर का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस तरह से किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर आप लेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एंगल एग्जैक्टली 0। तो ये सरफेस लेने का रीजन क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन एंगल है ना, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एंगल 0 डिग्री है। किसके बीच में? ए और ई के बीच में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम डायरेक्शन। इसलिए इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया पर। और इस एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस, सभी फील्ड लाइंस हेमिस्फीयर को क्रॉस करेगी ही करेगी। ये बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया को देखकर परेशान होते रहते, जबकि आपको आंसर मिलेगा इस सर्कुलर एरिया से, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइन क्रॉस करके निकल रही है वो कर्व्ड सरफेस को तो क्रॉस करेगी ही करेगी। और फ्लक्स होता ही क्या है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ओके गाइस, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, सारी बातें हो गई। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर बताइए। 5 × 10⁻⁵ कैपिटल ई, ठीक है। ए की वैल्यू 10⁻⁻², cos 0 हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 5 × 10⁻³ मतलब 5000 है ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलो। सर 3.14 का 3.14 भी है। 3.14। हाँ, यहाँ पर ये मैंने तो प्रोडक्ट करना होगा भाई। 3.14 को 5 से प्रोडक्ट करके भी बताइए। 5 × 3.14 जो मिसिंग था मैंने लिख दिया है, प्रोडक्ट किया हो तो बताइए। 15.7 into 1.57 into 10⁻⁴। पहले तो ये आएगा ना 15.7, फिर इसको आप थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लिख दें 1.57 10⁻⁴। अभी ठीक है ना। तो हमने पाई की वैल्यू को यूज लेकर फाइनल आंसर तक पहुंच गए। 1.57 10⁻⁴ ट्रू। तो अगर ऐसे कभी क्वेश्चन मिल जाए तो आप ध्यान रखें, कर्व्ड सरफेस को यूज लेकर आप कभी फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। उसके पीछे रीजन है डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ए, इन दोनों के बीच का एंगल चेंज होता रहता है कर्व्ड सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पर। मैंने कुछ एरो दिखाए दी है। यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर, और एंगल चेंज होता जा रहा है ना। डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ए के बीच में एंगल चेंज होता है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लें।
इस फॉर्मूले को वही यूज लेते हैं जहां गिवन एरिया के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो। तो हम इस बेस वाले एरिया को यूज लेकर टोटल फ्लक्स इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये वही फ्लक्स है जो कर्व सरफेस से भी क्रॉस हो रहा है। ओके गाइस, तो एक को क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सेंड कर रहा हूं, उसको भी देखिए, और आज टाइम मुझे बता देना। ओके, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे हमें। तो वन मोर क्वेश्चन, इस देखो, बताओ आ गया क्या क्वेश्चन? बताएं भाई, कुछ दिखाई Yes, दिया sir, आ गया। Yes, sir. है ना? तो ये अब तक का अभी आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ है मैं रीडिंग कर लेता हूँ, फिर जब हम मार्कर बोर्ड पर आ जाएंगे तो आपको वहाँ डायग्राम दिखाई देगा। ये सर पूरा पॉइंट क्वेश्चन नोट चार्ज करना है क्या? नहीं, नोट नहीं करना है, जब मैं मार्कर बोर्ड पर जो बताऊं ना वो नोट करना है। अभी तो आप रीडिंग कीजिए, मैं भी रीडिंग कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे। Okay, ये सब कुछ मैं मार्कर बोर्ड पर दिखाऊंगा, है ना? okay, आप लोग भी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज आपको मिलेगी। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम is at लिखा ही नहीं, is a distance 5 centimeter directly above a center of a square of side 10 centimeter। तो ये ब्लू जो है ये स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर साइड का, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज। ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ना 5 सेंटीमीटर के आगे, ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। ओके, as shown in figure, what is the magnitude of electric flux through the square? इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो हमें Q की वैल्यू गिवन है, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और स्क्वायर का एरिया तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे, साइड गिवन है। तो डेटा आपने देख लिया, मैं आपको मार्कर बोर्ड पर लेकर आ जाता हूं, आप लोग भी सोच लें क्या होगा, है ना? 1 सेकेंड, आई थिंक आ गया होगा मार्कर बोर्ड, yes sir। है ना? तो हम क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी तक का आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी भी है क्लियर होना। तो डायग्राम बनाते हैं। एक स्क्वायर लैमिना ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, आप लोग भी क्वेश्चन डायग्राम तो एटलीस्ट बना ही लें, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर यहां पर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन में हमने देखा। हमें इस स्क्वायर लैमिना से, इसको मैं शेडेड कर देता हूं, क्वेश्चन में तो आपने ब्लू कलर का देखा था उसको, इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, जबकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्क्वायर को क्रॉस करके भी जा रही होगी। तो 100% कुछ ना कुछ फ्लक्स तो जरूर पास हो रहा है इस स्क्वायर से ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो वो कितना होगा ये पता लगाना है। हमारे पास फ्लक्स को फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूलाज हैं, एक है phi equal to q upon epsilon naught, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है E A cos थीटा। तो पहले तो आप लोग दिमाग लगाकर मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज ले सकते हैं हम? E dot A. ये फॉर्मूला E A कब cos यूज लेते हैं? ये फॉर्मूला वहां यूज लेते हैं जहां पर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम एंगल बनाती हुई क्रॉस कर रही है। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्या सेम एंगल बनाती हुई क्रॉस हो रही है क्या? नो सर। यहाँ पर हो सकता है एंगल 90 डिग्री हो, बट ये एंगल कुछ और होगा, यहाँ पर एंगल कुछ और होगा, क्योंकि इस स्क्वायर लैमिना का एरिया वेक्टर तो एक ही होगा,
अगर कोई ऑब्जर्वर इसको नीचे से देख रहा है स्क्वायर लैमिना में, तो इसका एरिया वेक्टर हो सकता है इस डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके बीच में एंगल तो 0 डिग्री है, बट बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में तो एंगल होगा। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है और एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ एंगल होगा, एंगल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका एरिया एंगल और ज्यादा होगा एरिया वेक्टर के बीच में। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट चार्ज से पास होने वाली फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं ले सकते। ये फॉर्मूला तब यूज लेते हैं जब थीटा की वैल्यू सेम हो, है ना, एरिया के किसी भी पॉइंट पर, गिवन एरिया के किसी भी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू सेम हो, तब यूज लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस फॉर्मूले को तो वहां यूज लेते हैं जब सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड सरफेस, लाइक स्फीयर, लाइक क्यूब। यहाँ पर ना स्फीयर है ना क्यूब है, यहाँ तो एक स्क्वायर दे दिया हमको, एक सरफेस, खुला सरफेस। तो अब टेंशन, अब क्या करें? तो ना ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं ना ही ये यूज ले सकते हैं, तो क्या करें? अब फ्लक्स पता करना है, क्या कर सकते हैं? तो आपने क्वेश्चन में देखा एक हिंट लिखा हुआ था, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि हिंट को मैंने रीड नहीं किया था। तो अब मैं उस हिंट के बारे में बताता हूँ। ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन में था, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कोई हिंट वगैरह नहीं होता है। दिस इज आवर स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, दैट ये है स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर, देखो स्क्वायर की साइड तो 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर के सेंटर से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर हाइट पर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम स्क्वायर के हर कॉर्नर से एक पिलर खड़ा कर देते हैं, ऑफ साइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के हर कॉर्नर से एक पिलर खड़ा कर दिया मैंने, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, इन पिलर्स के टॉप पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, इन पिलर्स के टॉप पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। आई थिंक आप सभी को एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख गया होगा, एग्जैक्टली एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख गया। यस गाइस, कुछ आवाज नहीं आई किसी की? क्यूब सभी को नजर आ रहा है? और ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है इसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में तो एक स्क्वायर सरफेस है बेस में जो दिखाई दे रहा है। तो एक कंस्ट्रक्शन किया मैंने, और हर पिलर 10 सेंटीमीटर हाइट का है, हर पिलर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये सब 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली एक क्यूब है। क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं गाइस? 6। क्यूब के टोटल फेस होते हैं 6, ठीक है। और मुझे बताइए, जो ये प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज, ये कहां पर दिख रहा है आपको? तो आई थिंक आप सभी देख पा रहे हैं, ये प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जैक्टली क्यूब के सेंटर पर है। प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जैक्टली कहां पर है? क्यूब के सेंटर पर है। रीजन, स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर, जबकि हर पिलर की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर कौन होगा? सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इस तरह से इस वर्चुअल क्यूब, इसको वर्चुअल बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में तो सरफेस है, इस वर्चुअल क्यूब के सेंटर पर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए क्यूब के जो 6 फेसेस हैं, उन 6 फेसेस से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स क्रॉस करेगा, इक्वल अमाउंट में फ्लक्स क्रॉस करेगा। और अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स तो पता कर सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाइस थोड़ा ध्यान देइए, फाई क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कहां से पास होगा? उन 6 फेसेस से। क्यूब के 6 फेसेस ही तो होते हैं। तो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब।
दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द 6 फेसेस। तो किसी सिंगल फेज से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई डैश विल बी 5/6, और ये हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन बाकी है, अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ना हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, और इस क्वेश्चन को बनाया ही इस तरह से है कि इस कंस्ट्रक्शन से सॉल्व होगा। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर चार्ज है। तो जैसे ही आप क्यूब बनाते हैं ऑटोमेटिकली 10 कूलम चार्ज, 10 माइक्रोकूलम चार्ज क्यूब के सेंटर पर दिखाई देता है। इसका मतलब चार्ज की हर फेज से डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब हर फेज से इक्वल चार्ज पास होगा, हर फेज से इक्वल चार्ज पास होगा, और इक्वल होगा तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल फ्लक्स को 6 से डिवाइड करके। क्यूब के हर फेज से पास होने वाला फ्लक्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल फ्लक्स को 6 से डिवाइड करके, और हमें फाई डैश ही पता करना है। तो गाइस सॉल्व करें। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है। सो फाई डैश विल बी 5/6। फाई डैश जो हमारा आंसर है वो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करना होगा 10 × 10⁻⁻6 चार्ज की वैल्यू 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको लर्न करवाई थी 8.85, 10⁻⁻12। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, हमें कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। तो सॉल्व हो तो बता देना। यहाँ पर हम 10 × 10⁻6 अपॉन 6 × 10⁸ 8.85, ठीक है। इतना सिंप्लीफिकेशन तो कर सकते हैं, 10⁻12 ऊपर जाएगा तो +12। अब डिवाइड करना है गाइस। बताइए भाई, डिवाइड करके आपका आंसर क्या आ रहा है? 2 से कैंसिल करें 3, 5 से कैंसिल करें इसको 1.77, दैट मीन्स 10⁻6 अपॉन 3 × 1.77। 10⁻6 को आप ऐसा लिख सकते हैं 10 × 10⁵। तो 10 डिवाइडेड बाय दिस, तो 10⁵ तो आना ही आना है। अब सॉल्व करके आप मुझे बताएं 10 डिवाइडेड बाय 3 देन डिवाइडेड बाय 1.77, तो इसका मतलब 3.33 डिवाइडेड बाय 1.77, 1.9 1.8 कुछ आ रहा है क्या? यस सर। कितना? 1.88 हाँ सर 1.88 है ना। डिवाइड करना होगा, कैलकुलेटर यूज ले सकते हैं अभी तो आप। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आई थिंक, हाँ भाई चेक कर लो, मुझे बता दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है हमें, कि हमें पता तो करना है किसी एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स, इस शेडेड फेज से पास होने वाला फ्लक्स, और उसके लिए हमें एक वर्चुअल क्यूब बनाना पड़ता है। उस वर्चुअल क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना होता है, देन 6 से डिवाइड करके आप आंसर फाइंड आउट करते हैं, सिंगल फेज से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो टेक्स्ट बुक आप देखना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, एक्सरसाइज है ना गाइस। तो यस, तो आज का टाइम अप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय तब तक के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।